हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह फिर से आप लोगों के सामने आप लोगों को आज दिखाने आया हूँ कि मोशन इन वन डायमेंशन, जिसपे हम लोग बात करेंगे ग्राफ कैसे करते हैं और ग्राफ मतलब हम लोग कैसे बनाएंगे, वो सब वगैरह वगैरह हम लोग आज देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है इस चैप्टर में। वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, और मोशन इन टू डायमेंशन भी हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उसी टॉपिक के ऊपर बेसिस करके थोड़ा आज हम लोग ग्राफ वगैरह देख लेंगे। अगर अभी ग्राफ देखने से बाद में भी बहुत सारे चैप्टर में ग्राफ आएगा, उसमें भी आसानी होगी। ग्राफ तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10 में या 9 में तो ग्राफ किया ही है, उसके जैसा ही है थोड़ा। लेकिन फिजिक्स का ग्राफ है, मतलब दो रिलेशन से ग्राफ निकालना है, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक जल्द से मिल सके। तो ज्यादा बात नहीं करते, तो शुरू करते हैं हम लोग का लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों की परेशानी, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हर एक चैप्टर के बाद में मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जिसपे कुछ मतलब डीपीपी रहेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ये लोग आप खुद से टेस्ट दे सकते हो घर में या रूम में, और आंसर भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का ग्राफ। ग्राफ शुरू करने से पहले जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, मान लो कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x। इसका ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। y इक्वल टू 3x इक्वेशन है, तो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, फिर y का वैल्यू कितना आता है उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मान लो यहाँ पर x का वैल्यू 1 डालने से क्या आता है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 डालने से y का वैल्यू आता है 6, x का वैल्यू 3 डालने से y का वैल्यू आता है 9। अभी हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस पे मान लो ये x है, ये y है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो अभी x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 9 है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया हम लोगों का ग्राफ। ये है मैथमेटिकल वाला। तो फिजिक्स में मैथमेटिकल वाला ही है, फिजिक्स भी मैथमेटिक्स ही है, वन काइंड ऑफ। तो अगर हम लोगों को कोई भी फिजिक्स का रिलेशन पता हो तो हम लोग ऐसे वैल्यूज पुट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वही मेन बात है। तो चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, या एक क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। क्या होता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 1, द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड फ्रॉम द acceleration of a moving body is found from the question A, option A, area under velocity time curve, area under velocity time graph, B
area under displacement triangle, area under displacement time graph. Option C, slope of distance time graph. Slope of distance time graph. Option D, slope of velocity time graph. Slope of velocity time graph. Option E, area under acceleration time graph. Area under acceleration time ग्राफ. यह है हम लोग का केरला CEE 2040. केरला CEE 2040 क्या बोला है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड फ्रॉम द. तो एक्सेलरेशन हम लोग को पता है. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा है. एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. तो अगर हम लोग एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम, मान लो इस तरफ है v, इस तरफ है t. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा? इसका जो स्लोप है, मतलब ये जो स्लोप होता है ये क्या हो जाएगा? y बाई एम. मतलब स्लोप m इक्वल टू y बाई एक्स होता है, मतलब d बाई टी होता है. ये तो हम लोग को पता ही है. जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि मान लो हम लोगों का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन ये कैसा होता था? ऐसा. तो ये जो पार्ट था ये होता था c, ये जो एंगल था ये होता था m, मतलब स्लोप, और ये तो y होता था, ये तो y x होता था. तो वही बात है यहाँ पर. तो c 0 है, y इक्वल टू एम एक्स पर करने से तो स्लोप मतलब एंगल हो जाएगा. एंगल क्या होता था? tan थीटा. tan थीटा मीन्स y बाई एक्स. यहाँ पर जो m है, m का मतलब क्या है? स्लोप. स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा क्या है? y बाई एक्स. क्योंकि इस पर अगर हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब रेक्टेंगल, तो ये यहाँ से यहाँ तक v, तो ये भी v हो जाएगा. फिर ये तो t ही है. तो इस थीटा की वजह से tan थीटा मीन्स y बाई एक्स मीन्स v बाई t. तो स्लोप क्या डिनोट कर रहा है हम लोगों को? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट एक्सेलरेशन. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं फिर से बोल देता हूँ. स्लोप जो होता है, स्लोप मीन्स एंगल. तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसके तरफ से वेलोसिटी, ये हो गया टाइम. तो यहाँ पर स्लोप मीन्स ये जो स्लोप, ये होता है स्लोप. स्लोप मीन्स ये एंगल. इस एंगल को अगर निकालना है तो क्या होगा? tan थीटा करके निकाल लो. तो ये इक्वल टू ये हो गया, मतलब ये हो गया t, ये हो गया t. तो tan थीटा करने से परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा v बाई t. और वही होता है हम लोग का एक्सेलरेशन. मीन्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी. ठीक है, समझ में आ गई बात? कॉपी कर लो. हम मिटा देते हैं. आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर लो. बहुत सीधा सीधा सवाल है. अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की. If the figure below represents a parabola
if the figure below represents a parabola identify the physical quantity representing y and x for the constant acceleration. Identify the physical quantities. Identify the physical quantity quantities representing y and x for constant acceleration. यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू वेलोसिटी. x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू वेलोसिटी. ऑप्शन बी दिया हुआ है x इक्वल टू वेलोसिटी y इक्वल टू टाइम. x इक्वल टू वेलोसिटी y इक्वल टू टाइम. ऑप्शन सी दिया हुआ है x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ऑप्शन डी हुआ है x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू एक्सेलरेशन. x इक्वल टू टाइम y इक्वल टू एक्सेलरेशन. ई है x इक्वल टू वेलोसिटी y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. x इक्वल टू वेलोसिटी y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरह है. CET 2013. ठीक है. तो इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला. आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब कौन सा होगा. ठीक है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी हर टाइम इंक्रीज होता है. मतलब जितना टाइम जाएगा उतना वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है. तो सोच लो क्या होगा. हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला पता है हम लोगों को. एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. ठीक है. मतलब v बाय टी. तो इसका ग्राफ तो हम लोगों ने देख लिया है. ऐसा होता है वेलोसिटी का, क्योंकि सिर्फ हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है. लेकिन ये तो पैराबोला है. पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है y इक्वल टू 4x². ऐसा जब इक्वेशन आता है तब होता है हम लोगों का ग्राफ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है. ये आप लोगों को मैथ्स क्लास में मिल जाएगा. पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स,
इन सारी चीज का अलग अलग से इक्वेशन है। अगर आप लोगों को कोई भी समझ में दिक्कत होती है तो बोल देना, मैं दूसरे लेक्चर में मैथ लेक्चर को मतलब मैथ जो होता है वो सब उसमें डाल के थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। तो फिलहाल आप लोग ये जान लो, ऐसा वाला इक्वेशन होता है पहला वाला। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, देन नीचे में और एक टी आएगा, एस बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो अच्छा, तो फिलहाल हम लोगों को क्या पता है, एस इक्वल टू फिर से पता है हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है जो इसके साथ सिमिलर है। ये वाला पार्ट तो नहीं करना चाहिए होगा, ये वाला पार्ट मैं इसलिए क्या है क्योंकि वो टी स्क्वायर कब होता है, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं, मतलब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हिसाब से लाना है। क्योंकि टी स्क्वायर, मैंने टी स्क्वायर के ऊपर फोकस क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला टर्म लाना है। इसलिए मैं देखना चाहता था कि टी स्क्वायर कब होता है, मतलब स्क्वायर वाला टर्म कब आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन पे जरूर टी स्क्वायर आएगा। तो हम लोग को पता है एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, जो इसको ये कांस्टेंट है क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एस इक्वल टू इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर 4 लिखा है, तो इस पे भी ये कांस्टेंट ही है, मतलब कांस्टेंट इनटू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जिसका ग्राफ ऐसा होता है। तो हम लोगों को क्या क्या चीज पे आया है, जब आएगा एक्स इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा वाला किया है, ये आएगा एक्स इक्वल टू टाइम वाई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जब होगा, क्योंकि मान लो जब यहां पर देख लो तुम लोग एस इक्वल टू एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू 1 होने से एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पुट करके भी दिखा देता हूं, एस टी। देखो, टी का वैल्यू 1 होने से एस का वैल्यू होगा 1, टी का वैल्यू 2 होने से एस का वैल्यू होगा 4, टी का वैल्यू 3 होने से 9, 4 होने से 16, 5 होने से 20, मीन्स 1 होने से 1, 2 होने से और भी ज्यादा, 3 होने से और भी ज्यादा। जब टी का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एस का वैल्यू बहुत ज्यादा करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है ना, टी का वैल्यू हम लोग सिर्फ एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 1 करके, लेकिन अल्टरनेटिव में एस का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोगों का जो टी और एस का ग्राफ आएगा वो ये होगा हम लोग के हिसाब से। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे कौन सा वाला दे रहा है, टी, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्सिस पे, ये हो जाएगा हम लोग का वाई एक्सिस पे। ये है ऑप्शन सी वाला। देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने सिर्फ एस और टी के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक वैल्यू डाल दो। तो मैंने देख लिया कि एस और टी स्क्वायर के हिसाब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि टी का वैल्यू एक चेंज होने से एस का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होता है, मतलब उसका कार भी ऊपर की तरफ जाता है। तो दिस इज सिमिलर टू दिस ऑप्शन सी, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अभी। Which of the following graphs cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle? Which of the following graph cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle?
डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर 4 ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है टाइम टोटल डिस्टेंस कवर, टाइम इस तरफ है, टोटल डिस्टेंस कवर, ये हो गया 1। दूसरा है ऐसा, ये है ऐसा, इस तरफ है टाइम, इस तरफ है पोजीशन। ठीक है, ये हो गया 2। फिर हम लोग को है ये, इस तरफ है टाइम और इस तरफ है वेलोसिटी। ये हो गया 3। 4 नंबर है कुछ इस तरह, इस तरफ है टाइम, इस तरफ है स्पीड। ये है 4। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 और 2, बी दिया हुआ है 2 और 3, सी दिया हुआ है 2 और 4 एंड डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का। तो which of the following graph cannot possibly represents one dimensional motion? ये आया है हम लोगों को AMU 2010 पे, AMU 2010 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। 3 नंबर, which of the following graph cannot possibly represent one dimensional motion? कौन सा वाला वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं करता? तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कवर, ये वाला, ये तो फिलहाल देख लेता हूँ। ये जो है ये क्या हो रहा है, ये टाइम ज्यादा होने से सेम टाइम पे 2 वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, ठीक है ना, सेम टाइम पे 2 वेलोसिटी है, एक प्लस की तरफ से भी है, एक माइनस की तरफ भी है। तो ये मुमकिन नहीं है, सेम टाइम पे 2 वेलोसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ये तो पहले ही नहीं होगा, क्रॉस हो गया। ये वाला भी देखो सेम टाइम पे एक यहाँ पर भी वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी है, मतलब 2 पोजीशन है इसका। तो एक टाइम पे एक बॉडी का 2 पोजीशन नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी बचा है ऑप्शन ए और ऑप्शन 4। यहां पर टाइम देखो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब एक टाइम पे एक ही स्पीड है इन सबका। लेकिन ये वाला देखो, हम लोग जब टाइम को नेगेटिव लेके जा रहे हैं, जो होता नहीं है, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, टाइम हर वक्त पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, लॉजिक लेस है। अभी ये वाला क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस कवर। यहां पर से देखो टाइम घट रहा है, उसका डिस्टेंस भी घट रहा है। यहां पर क्या होता है, यहां पर से यहां तक एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, मतलब टाइम घट रहा है लेकिन ये जो है डिस्टेंस जो है वो नहीं घट रहा है, और वैसे भी ये थोड़ा नीचे की तरफ है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है टाइम ज्यादा होने से, वो मान लो कि ये एक कार है, ये जो आदमी है मान लो ये फिलहाल टाइम जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है, फिर टाइम जा रहा है, टाइम तो ऑटोमेटिकली जा ही रहा है, तो ये फिर से घूम के पीछे की तरफ आ गया, फिर ये आगे की तरफ जा रहा है, फिर पीछे की तरफ आया, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन ये वन डायमेंशनल नहीं होगा, ये चला गया हम लोगों का टू डायमेंशनल, क्योंकि इसने अपना वे चेंज कर दिया। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही जाता तो ये ठीक था, इसका डायरेक्शन ठीक था, लेकिन अभी इसने क्या किया है, ये मान लो यहां तक गया है, फिर इसने बैक करके फिर आगे की तरफ गया, तो इसका जो डायमेंशन है वो इसने चेंज कर दिया, मतलब ये टू डायमेंशनल पे चला गया, तो ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर से एक भी ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये तो एक टाइम पे दो पोजीशन हो गया, ये नहीं होगा। ये भी एक टाइम पे दो वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल नहीं, इस पे टाइम नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस पे थोड़ा दिक्कत है, इसका जो है टोटल डिस्टेंस कवर। और एक बात, सेम टाइम पे टोटल डिस्टेंस कवर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। मतलब तुम यहां से जा रहे हो, घूम फिर के यहां पर आए हो, तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, लेकिन डिस्टेंस कवर हर पूरे को प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस कवर कम हो रहा है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर कम हो रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, टोटल डिस्टेंस कवर कभी भी कम नहीं होगा। आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वो कम हो सकता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर कभी भी कम नहीं हो सकता। इसका लॉजिक से हिसाब से भी ऑप्शन ए, मतलब जो वन ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मिटा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question number 4. Figure 1 and 2 shows the displacement time graph. Figure 1 and 2 shows the displacement time graph. Displacement time graphs of two particles moving along x-axis. Graphs of two particles moving along x-axis. We can say that option A, both of the particles are having an uniformly accelerated motion. Both of the particles having uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion.
Option B. Both the particles are having an uniformly retarded motion. Both the particles having uniformly retarded motion. Option C. Particle 1 is having uniform accelerated motion. Particle 1 is having uniformly accelerated motion, and will a particle 2 is having uniformly retarded motion. Will a particle 2 is having and uniformly is having a uniformly retarded motion. Option B. Particle 1 is having uniformly retarded motion. Particle 1 is having uniformly retarded motion. Will a particle 2 is having a uniformly accelerated motion. तो हम आपको दो ग्राफ दिया है कुछ इस तरह और कुछ इस तरह. ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2. इस डायरेक्शन पे x, इस डायरेक्शन पे y, इस डायरेक्शन पे x, इस डायरेक्शन पे t. चलो देखते हैं. ये आया है हम लोगों का UPCPMT 2009. UPCPMT 2009 और एक एग्जाम में आया है पंजाब PMET 2009. चलो देखते हैं ग्राफ 1 और ग्राफ 2 क्या होता है. अगर f equal to ut plus half at square, ये है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और f equal to ut minus half at square, ये है रिटार्डेड मोशन के लिए. ठीक है. तो ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल पोजीशन 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नंबर है. तो x इक्वल टू 0 होने से वेलोसिटी भी 0 होगा, तो ये वाला क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. चलो ठीक है. ये हो गया हाफ एट स्क्वायर, ये हो गया माइनस एट स्क्वायर. तो s इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर का ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो होता है इस तरह. ठीक है. अभी x इक्वल टू माइनस एट स्क्वायर का और माइनस हाफ एट स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, उसका उल्टा होगा. कैसे, मान लो फिर से मैं दिखा देता हूं.
एक्स टी। ठीक है, तो टी का वैल्यू हम लोग कुछ भी डालने से क्या होगा, मान लो यहाँ पर क्या डालना है हम लोगों को, टी का वैल्यू 1 डालने से हम लोगों को क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा -1, टी का वैल्यू 2 डालने से एक्स का वैल्यू आएगा -4, फिर 3 डालने से हम लोग आएगा -9, 4 डालने से आएगा हम लोग का -16। ठीक है, तो हम लोग का जो ग्राफ है वो एक इस तरह है। हम लोग का जो ग्राफ है 1 पे -1, 2 पे -4, इस तरह है हम लोग का जो ग्राफ। ठीक है, समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लोगों को कैसा आया था, इस तरह, और रिटार्डेशन का ग्राफ आएगा इस तरह। अभी इस फिगर को थोड़ा काट कर दो तब कैसा होगा, देखो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा, मतलब इसके जैसे। देखो समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल इजी है थोड़ा, मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा वाला ग्राफ है, रिटार्डेशन वाला, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा देख लो, बिल्कुल इजी है। ये भी रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे होते हैं, और फिर भी एक्सेलरेशन मीन्स हम लोगों का जो वेलोसिटी है, मतलब डिस्टेंस है, वो क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन मीन्स हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो, देखो एक पार्टिकल एक्सेलरेटेड में है, मान लो कि ये इंसान एक्सेलरेटेड में है, तो क्या होगा, इसका जितना टाइम जाएगा उसका उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब रिटार्डेशन काम करेगा, रिटार्डेशन काम करने से क्या होगा, जितना टाइम जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने से तो पूरा जीरो ही आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो श्योर है, लेकिन कम होगा, धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया, समझ में आएगा। ठीक है, नीचे करके 0 पे आ जाएगा, मतलब फिर उसके बाद उसका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, मिटा देता हूं। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ये हो गया, रिटार्डेशन का ग्राफ ये हो गया। तब आ जाएगा हम लोगों का पार्टिकल 1 is uniformly accelerated on particle 2 is uniformly retarded, means option C is the correct option। ठीक है, वैसे भी ये तो दिख ही रहा है, इसका उल्टा ग्राफ ये है, तो ये एक्सेलरेटेड होने से ये रिटार्डेड होगा। ठीक है, चलो ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question number 5. Area under the velocity time curve. Area under velocity time curve. Area under velocity time curve over a given interval of time. Over a given interval of time represents option A acceleration, option B momentum, option C velocity, option D displacement,
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। केरला CEE 2009, केरला CEE 2009। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग का क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लो इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम, ठीक है। तो एरिया मतलब इस चीज का एरिया, ठीक है। तो एरिया माने एरिया क्या होगा, इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये हो गया हम लोगों का एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया टाइम, ब्रेथ हो गया फी। तो हम लोग को इसका एरिया मिल गया। और हम लोग को पता है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वो होता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोगों का एरिया फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मतलब क्या आएगा हम लोगों का, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या चीज है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स with uniform acceleration, with uniform acceleration, ठीक है, moves with uniform acceleration. Which of the following graphs represents its motion? Which of the following graphs represents its motion? ठीक है, ए नंबर ऐसे दिया हुआ है V वर्सेस T, V वर्सेस T। बी नंबर ऐसे दिया हुआ है, ये भी V वर्सेस T। सी नंबर कुछ इस तरह, V वर्सेस T। डी नंबर कुछ इस तरह, V वर्सेस T। देखो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बॉडी जो रेस्ट से उसका मोशन स्टार्ट हुआ है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मीन्स जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मीन्स उसका वेलोसिटी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू किया है तो रेस्ट में इसका वेलोसिटी 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये तो रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये नहीं होगा, तो ये होगा। इसका देखो यहाँ पर 0 है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और इसका वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक्सेलरेशन मीन्स जितना टाइम जाएगा उसका वेलोसिटी धीरे धीरे उतना इंक्रीज होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो देखो यार, अगर हम लोग इसको
छोटा छोटा टाइम इंटरवल में डिवाइड करते हैं, फिर भी इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब इसका भी जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो भी इक्वल तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, दैट इज और करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, कॉपी कर लो। तब तक मैं और एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बॉडी moves with uniform acceleration. A body moves with uniform acceleration. Then which of the following graph is correct? Then which of the following graph इज करेक्ट? कौन सा वाला करेक्ट होगा? ऑप्शन ए ऐसा बी वर्सेस टी, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसा, ये भी हम लोगों का ए वर्सेस टी। ऑप्शन सी है कुछ इस तरह, भी वर्सेस टी। ऑप्शन डी है एस वर्सेस टी, कुछ इस तरह, एस वर्सेस टी। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन डी, DUMET 2007, DUMET 2007 में ये आया था। ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट? ये ग्राफ तो नहीं होगा क्योंकि इसका टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन ढल रहा है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने से इसका ग्राफ ऐसा होना था। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। वेलोसिटी टाइम मतलब टाइम के रेस्पेक्ट से तो वेलोसिटी सेम है, ये भी नहीं होगा। हाँ, और ये जो है ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे? देखो, इसका जो डिस्टेंस बाय टाइम करने से हम लोगों को एक ग्राफ मिलेगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है? ये तो स्लोप होता है ना, मैंने तो पहले ही बोला था ये स्लोप होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये स्लोप भी हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम करने से क्या आ जाएगा? v बाय टी, मतलब ये आ जाएगा हम लोगों को। तो ये है हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहाँ पर स्टार्टिंग विद जीरो ऐसा कुछ नहीं बोला है, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा भी नहीं बोला है। तो हम लोगों का कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। फिर उसका वेलोसिटी टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इसका डिस्टेंस टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, चलो एक नंबर वाला देखते हैं। Question number 8. Question number 8. The area of the acceleration displacement curve. The area of the acceleration displacement curve. Displacement curve. Area of the acceleration displacement curve of a body gives. Of a body
gives. Option A, impulse. Option B, change in momentum per unit mass. Change in momentum per unit mass. Option C, change in kinetic energy per unit mass. Change in kinetic energy per unit mass. Option D, total change in energy. Total change in एनर्जी. ठीक है, यह है AFMC 2006 में. AFMC 2006. ठीक है, यहां पर क्या बोला है हम लोगों को निकालने के लिए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व. तो हम लोग चलो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व पढ़ाते हैं. इस डायरेक्शन पे मान लो एक्सेलरेशन ए है, इस डायरेक्शन पे मान लो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया मतलब ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा. मतलब एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया क्या आएगा हम लोगों का, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस को करते हैं और एक्सेलरेशन ए, तो एस इंटू ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई टी मीन्स वेलोसिटी बाई टाइम. तो टाइम को यहां पर लाने से s बाई टी इंटू वी. फिर s बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी मीन्स v स्क्वायर. तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम. फोर्स मतलब m/t. यहाँ पर मास है लेकिन हम लोगों के पास मास नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास. मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv और यूनिट मास होने से 1 इंटू वी. लेकिन हम लोगों के पास v स्क्वायर है, यहाँ पर v है, ये भी नहीं होगा. टोटल चेंज इन एनर्जी. एनर्जी मतलब mgh और हाफ एम वी स्क्वायर कोई भी मान लो. तो हम लोगों को m तो नहीं है एरिया पे, तो ये भी नहीं होगा. तो बाकी रहा है ऑप्शन सी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर और यूनिट मास. यूनिट मास के लिए m का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर. मतलब हम लोग का इसका जो ग्राफ है वो आ जाएगा, एरिया है वो आ जाएगा वी स्क्वायर. तो हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो ठीक है, मिटा दे. बिल्कुल इजी सा सवाल है. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला. क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पर एक तो ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12. ये मान लो v0, ये मान लो माइनस v0. तो ये हो गया मेरा तरफ से. ठीक है, ये है टाइम, ये है v, ये है ओ. केरला CEE 2006. अभी देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है. इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ, इट
presents the motion of option A, a projectile vertically upward from a point. A projectile projected vertically upward from a point. ठीक है. B number, an electron in the hydrogen atom. An electron in the hydrogen atom. C number, a car with constant acceleration with a street route. A car with constant acceleration, a car with constant acceleration along a street, along a straight route. Option B, a bullet fired horizontally from the top of a tower. A bullet fired horizontally from the top of a tower. Option E भी दिया हुआ है, an object in the positive direction with a decreasing speed. An object in the positive direction with decreasing speed. An object in the positive direction with decreasing speed. चलो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन होता है. यहां पर मान लो कि हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो क्या होगा उसका पाथ इसका जैसा होगा. मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वेलोसिटी दिया हुआ होगा, मान लो कि v0 है, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर यहाँ पर उसका वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम होगा. तो ये जो टाइम इंटरवल है ये TF होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम होगा. ठीक है, देखो ये वाला कंडीशन इस पे लागू होता है. फिर अगर हम लोग ऊपर जाने के वेलोसिटी को पॉजिटिव धरते हैं, तो नीचे आने के वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पर देखो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है v0 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू उसका हाफ टाइम पे, मतलब ये पूरा हो गया, उसका हाफ टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया. फिर जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसका वेलोसिटी नेगेटिव से नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है. तो फिर भी देखो जैसे टाइम जा रहा है उसका वेलोसिटी नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे इंक्रीज होता दिख रहा है. तो ये होगा ऑप्शन ए वाला. ये प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट. एक पॉइंट से हम लोगों ने किसी प्रोजेक्टेड को प्रोजेक्ट किया है, तो इसका ग्राफ इसका जैसा है. ठीक है, मान लो ये पूरा है 12 सेकंड, बीच का हो गया 6 सेकंड. 6 सेकंड में वेलोसिटी 0 है, फिर 12 सेकंड में वेलोसिटी v0 है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो चलो चलते हैं लास्ट वाला न्यूमेरिकल मींस क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ नंबर 10, कोई भी नाम दे दो. आज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10. बहुत बिल्कुल इजी सा सवाल है. क्या पूछा है इसमें, चलो देखते हैं क्या पूछा है.
position time graph for motion with zero acceleration is position time graph for motion with zero acceleration for motion with zero acceleration is 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन ए ऐसा x वर्सेस t, ऑप्शन बी कुछ इस तरह, ये भी x वर्सेस t है, ऑप्शन सी कुछ इस तरह, ये भी x वर्सेस t है, ऑप्शन डी कुछ इस तरह, ये भी x वर्सेस t। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है पोजीशन टाइम का फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार हम लोगों को बोल दिया है, मीन्स ए इक्वल टू जीरो, मीन्स v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कब कॉन्स्टेंट होगा? ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर तो इसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि इसको से इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका वेलोसिटी जीरो। ये वाला ग्राफ ही होगा। देखो, इसका जितना टाइम जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, वो भी यूनिफॉर्मली। तो हम लोगों का ये वाला ग्राफ होगा। और वैसे भी ये क्या दिया हुआ है, हम लोगों को स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? ये तो स्लोप का इक्वेशन है। स्लोप का इक्वेशन कैसे आएगा हम लोगों का? y बाई एक्स। ये तो हम लोगों ने बहुत ग्राफ में देखा ही होगा। जब हम लोग ये निकालते हैं तो क्या निकालते थे? m, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता था? स्लोप, मीन्स ये जो स्लोप होता था ये होता था m मीन्स टेन थीटा। तो हम लोगों को ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कब आएगा? जब हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होगा? y एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, मतलब x बाई टी। और x बाई टी क्या होता है? v होता है, मतलब इसका v कांस्टेंट हो गया। तो मतलब ये हो गया हम लोगों का जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आज के लिए इतना काफी है। बहुत सारा ग्राफ करा दिया, जितना हो सके ग्राफ देखो, बुक में देखो, पीडीएफ में देखो, नेट पे देखो, कहीं पर भी देखो, ढूंढो। अगर कोई भी ग्राफ समझ में नहीं आता है, फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज दो, मैं वीडियो में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई परेशानी या कोई समझ में कोई भी तकलीफ होती है तो व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दो या कमेंट बॉक्स में बोल दो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ नया टॉपिक का या कुछ नए यूनिट का। और अगर तुम लोगों को अभी तक का यूनिट में, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन में, या फिर मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, या फिर ग्रेविटेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे बोलो, तो मैं वो सब लेके तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है तो मैं समझ जाऊंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाऊंगा, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा। शायद से नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा फोर्स, और नहीं तो वर्क एनर्जी पावर, ऐसा ही कुछ होगा। मैंने अभी तक देखा नहीं है, देख के बना दूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे द डे आफ्टर टुमारो। तब तक के लिए टाटा।